मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। चलो, इसके पहले वाले 2 क्लास हो चुके हैं, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पूछता हूँ, फिर बताओ। उसमें जंतु विज्ञान के फादर किसको कहा गया है? और वनस्पति विज्ञान? थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के कौन? थियोफ्रेटस। और जीव विज्ञान के? जीव और जंतु, ऐसे याद रखो, जीव और जंतु। जीव और जंतु दोनों के कौन है? अरस्तु। और वनस्पति के लिस्ट कौन बना रहे थे? थियोफ्रेटस। वनस्पति के लिस्ट कौन बना रहे थे? थियोफ्रेटस। तो याद हो जाएगा ना, जीव और जंतु अरस्तु, जीव और जंतु से अरस्तु। अरस्तु एक दार्शनिक थे बहुत बड़े, ठीक। थियोफ्रेटस जो है प्लांट की लिस्ट बना रहे थे। और कोशिका में हम लोग जो है पढ़े थे, कोशिका की परिभाषा बताओ क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक, रचनात्मक नहीं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। कैसी? जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक, 2 शब्दों पे पूरा ये सेल निर्भर है। कार्यात्मक, हम लोग संरचनात्मक इकाई कल पढ़ लिए थे, आज कार्यात्मक इकाई के बारे में देखेंगे। तो कौन जो है सेलुलोज को कौन सी बनी होती, कौन सी झिल्ली, कौन सा मतलब आवरण जो है सेलुलोज का बना होता है? कोशिका भित्ति, सेल वाल किसका बना होता है? सेलुलोज का। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड एक प्रकार की वसा होती है, लिपिड और प्रोटीन से क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कल हमने दिखाया था पूरी झिल्ली भर करके, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इस संसार की? मानव शरीर की नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और सबसे छोटी जो है शुक्राणु। और सबसे लंबी जो है सिल न्यूरॉन का, तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आज हम लोग शुरू करेंगे इसका क्या? कार्यात्मक इकाई। जैसा कि आपको पता है कि जो सेल है, ये इस सेल को अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किससे संबंधित है? सेल विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेल विज्ञान का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब हमने कल ये चित्र के माध्यम से समझा था, ये जो इसके अंदर जो सारे द्रव, सारे पदार्थ हैं, ये सब क्या है? किसी सेल की क्या है? संरचना है। किसी सेल की संरचना है। तो इसमें हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और जो है आपका राइबोसोम 2 बार लिख दिया ना, हाँ, ये वैक्यूल्स होगा। ये क्या होगा? वैक्यूल्स होगा। और सेंट्रोसोम होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और राइबोसोम्स, और लाइसोसोम्स, और इसके अलावा न्यूक्लियस। ये सब क्या है? इसकी संरचना है। ये सब क्या है? इसकी। और ये सब किस में रखी गई है? एक थैली में। किस में है? एक झिल्ली में है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका झिल्ली में ये सारी चीज़ बंद है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे ना अगर इसको बंद नहीं रखेंगे तो। लेकिन ये कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य है। मैं कल एक प्रश्न देख रहा था, कहीं किसी परीक्षा में आया था, तो प्रश्न उसमें था कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार से है? ठोस है, पारगम्य है, या अपारगम्य है, या अर्धपारगम्य है? तो कैसी है? अर्धपारगम्य है। मैंने कल ही बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है कैसी है? अर्धपारगम्य है। कैसी है? अर्धपारगम्य है। अर्थात जो है इसमें क्या होता है, जो है चयनित प्रवास होता है। ऐसा नहीं कि जो है खुला दरवाज़ा कोई भी आए और कोई भी चला जाए। दरवाज़ा जो है खुलेगा, लेकिन सेलेक्टिव लोगों के लिए, चयनित लोगों के लिए ही खुलेगा। ऐसा नहीं कि जो है हमला कर दिया वायरस ने तो घुस गया उसके अंदर, नहीं, तुम्हें अलाउ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बना रखा? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर दरवाज़ा है, सबको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य। लेकिन हमने देखा था प्लांट, ये तो दोनों में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में भी और
जीव जंतुओं में भी, एनिमल में भी और प्लांट में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। लेकिन प्लांट में एक और आवरण बाहर से जो है ईश्वर ने लगा दिया है, सेल वॉल। एक इसके बाहर से एक आवरण और कर दिया है, यानी दोहरी झिल्ली से बंद कर दिया है। इसके सारे ऑर्गन्स को, अब ये सारे ऑर्गन्स जरूरी नहीं कि प्लांट में पाए जाएं, ये सारे ऑर्गन्स जो है जरूरी नहीं कि प्लांट में भी पाए जाएं। इसमें से कुछ प्लांट में पाए जाएंगे, उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे, कुछ नहीं पाए जाएंगे, और कुछ एनिमल में ही होंगे और कुछ खाली प्लांट में ही होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन प्लांट को दोहरी झिल्ली से बंद कर दिया गया है, प्लांट को दोहरी। तो प्लांट की जो बाहरी, सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति, भित्ति को दीवाल कहते हैं। तो कोशिका दीवाल या कोशिका भित्ति से बंद कर दिया गया है। और हमने अभी भी बताया था जो सेल वॉल है ये किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। किसका बना है? सेलुलोज का बना है। सेलुलोज का बना है क्या? सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना है। किसका बना है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड एक वसा है, और वसा वैसे भी चिपचिपा होता है, वसा ज़्यादा ठोस तो होता नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ से आसानी से, मतलब जिनको आना है, जिनको जाना है वो आ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा, ऐसा नहीं सभी को। तो प्रवेश द्वार कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका में प्रवेश करने का द्वार क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और वाल नहीं है, वाल कठोर सतह है। वाल की क्या है? कठोर सतह है। इससे जो है प्रवेश या जो है निकास नहीं होगा। प्रवेश और निकास किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से। और सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब जिनको जाना आना है, जिनके लिए अलाउ है, जिसको पास जारी किया है इसने, वही आएगा जाएगा। अब ऐसा नहीं वायरस भी पास लेके चल दिया है, उसको मार के भगाएंगे है यहाँ से। तो अर्धपारगम, ये कैसा है? अर्धपारगम। तो इनमें जो है, ये तो हमने दो चीज़ देख लिया, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब इसके अलावा जो इसके और ऑर्गन्स है भाई, जो संरचना है, अब इनके फंक्शंस क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला हम लोग यहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? इसमें अंग्रेजी शब्द ही याद रखना है मोस्टली, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। प्रश्न यहाँ से आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है? देखो, ये एक ऐसी संरचना, मतलब ये ऐसी सेल एक ऐसी जीवित, मतलब जैविक इकाई है, सबसे छोटी जैविक इकाई है जो अपने कार्य सारे करता है, खुद सारे कार्य। भाई हम श्वसन करते हैं तो श्वसन हमारे सेल भी करते हैं, सेल भी हमारे क्या करते हैं? श्वसन। और माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से सेल क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो कौन करता है? सेल का कौन सा अंग करता है श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और श्वसन हम क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी मिले हमको, शरीर में क्या मिले? एनर्जी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब का जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इन सब का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब इन सब का क्षरण होता है। सब वसा घुलेगा, क्षरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, वसा का क्षय होगा, तो उससे क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी। और उसी ऊर्जा से तो हम चलते हैं। हमारे सारे शरीर में कोशिका है, सारे शरीर में क्या है? कोशिका है। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, मनुष्य जो है, सारे शरीर में कोशिकाएं हैं। तो सब जब हम दौड़ते हैं, देखो जब हम दौड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी कहाँ बनती है? हमारे पैरों में उस समय आदेश देता है कौन? न्यूरॉन। अभी पढ़ेंगे आगे। न्यूरॉन आदेश देता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आदेश देगा कि अब बच्चा दौड़ रहा है, एनर्जी बनाओ यहाँ पर, नहीं तो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया मेरी सक्रिय सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जिह्वा पे। कहाँ की? जिह्वा की, जबान की। अगर जो है न्यूक्लियस ने इसको आदेश नहीं दिया कि तू जो है यहाँ एनर्जी बना, तो ये एनर्जी नहीं बना रहा होगा। और एनर्जी नहीं बना रहा होगा तो हम ऐसे शांत पड़ जाएंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या बना रहा है? ऊर्जा, एनर्जी बना रहा है। कैसे? श्वसन करके। श्वसन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, सांस लेती है। सांस लेती है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ये एक चक्र में होता है, एक चक्र में होता है। और इस चक्र को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स एक वैज्ञानिक ने थे जिन्होंने इस चक्र का सबसे पहले क्या लगाया? पता लगाया। क्रेब्स वैज्ञानिक ने इस चक्र का पता लगाया, इसलिए इसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। यानी ऊर्जा का इसमें एक चक्र के माध्यम से क्या होता है? जो है
ऊर्जा उत्पादन होता है, चक्र के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। किस चक्र के नाम से? क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए जब यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे हमारे पावर हाउस हमको क्या देते हैं? बिजली देते हैं, ऊर्जा देते हैं ना, पावर स्टेशन जो लगे होते हैं। ऐसे ही इस पावर स्टेशन कौन सा है? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि जो है सेल का पावर हाउस कौन है? सेल का पावर स्टेशन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? यहाँ पर जो है ऊर्जा उत्पादन किया। तो ये जो है यहाँ से कभी अब भूलोगे नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और करवा कौन रहा है? न्यूक्लियस। बीच में बैठा है इसका दादा। बीच में कौन बैठा है? दादा। इस दादा को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ। भाई हम सब कार्य करते हैं तो हमारा दादा करवाता है ना, ब्रेन, मस्तिष्क करवाता है। ऐसे थोड़े नहीं कि हम जो है पढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क करवा रहा है। जो कुछ बोल रहे हैं सब आदेश कौन दे रहा है? हमारा न्यूरॉन्स दे रहे हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होती है, वो हमको आदेश करता है कि ये काम तुम्हें करना है। तभी तो कुछ लोग उसके आदेश को मान करके और कार्य करते रहते हैं, और कुछ लोग जो है सो जाते हैं कि नहीं मानेंगे आदेश, तो परमानेंट सो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है गोल्जी बॉडी। दूसरा क्या है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं गोल्जी काय। इसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो हाँ, यहाँ गोल्जी शब्द लगा हुआ है, तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। अब गोल्जी का काम क्या होता है? गोल्जी का काम ये होता है कि जो भी सब कुछ उत्पादन हो रहा है, सब कुछ इसके अंदर जो सब कार्य कर रहे हैं, जैसे एक हम लोगों के यहाँ एक सिस्टम होता है, एक पत्र व्यवहार वाला सिस्टम होता है, एक डाकखाना होता है, डाकिया होता है ना, तो वो क्या करता है? सबके सूचनाओं को इधर उधर लेके जाता है। और अब तो सामान भी जाते आते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है ना सामानों का, ट्रक वगैरह के माध्यम से, रेल वगैरह से, तो वही काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? इनसे सूचना लिया, इन्होंने जो ऊर्जा बनाया, इन्होंने जो पावर जनरेट किया, ऊर्जा बनाया, वो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? पूरे सेल को देगा, जिससे कि पूरा सेल सिस्टम में बना रहे। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन का काम क्या है? क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम है। यानी सेल का डाकखाना, सेल का जो है डाकखाना कौन है? डाकिया कौन है? गोल्जी बॉडी। परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन करना। क्या काम है? परिवहन करना। और तीसरी इकाई है वैक्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? वैक्यूल्स या रिक्तियाँ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्तियाँ या रसधानी। रिक्तियाँ या रसधानी, तो इसको वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स और या रिक्तियाँ या रसधानी, नाम ही है रिक्तियाँ। अब रिक्ति होगी तो उसमें कुछ ना कुछ भरा होगा ना, कुछ ना कुछ तरल पदार्थ भरा होगा। तो पानी होता है इसमें, क्या होता है? जल का संग्रहण होता है। तो रिक्तियों में, वैक्यूल्स में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। क्या भरा होता है? जल भरा होता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि जो हमारा सेल्स हैं, हमारे सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, किस ऑर्गन में जल संग्रहण होता है? किस ऑर्गन में जल संग्रहण होता है? किसमें होता है? वैक्यूल्स में, रिक्तियों में होता है। किसमें होता है? रिक्तियों में होता है, वैक्यूल्स में होता है, रसधानी में होता है। क्या? जल संग्रहण। चौथा है सेंट्रोसोम। ये क्या है? सेंट्रोसोम। ये क्या काम करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। ये क्या, कौन सा काम करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। अब देखो कोशिका, अब जैसे कभी क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे ने चोरी चकारी की, पुलिस के हाथ आ गया, पुलिस ने क्या कर दिया? लठिया दिया जो है। और लाठी कहाँ मारते हैं? जहाँ टूट फूट ना हो। देख लेंगे कि जो है शरीर का वो हिस्सा जहाँ पे मांस ज़्यादा हो, हड्डी ना हो, तो वहाँ पे पीटते हैं, चूतड़ पे मारेंगे, यहाँ मारेंगे। फिर जहाँ मारते हैं फिर कुछ समय बाद में वहाँ का हिस्सा क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक, लाल होगा, फिर बाद में काला हो जाता है। तो वहाँ के बेचारे सेल सब क्या हो जाएंगे? मर जाते हैं। सेल सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। सेल सब मर गए तो वहाँ काम खत्म हो गया, सेल का काम खत्म हो गया। अगर इसी तरीके से सारे सेल मर जाएंगे, मतलब सेल अगर जो है मर जाए और उसको पूर्ति करने वाला कोई ना हो, तब तो वो स्थान धीरे धीरे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ना। लेकिन हमारे शरीर में इतनी विचित्र व्यवस्था बना दी है ईश्वर ने। उसने कहा सेंट्रोसोम भी रहेगा यहाँ पर। कौन रहेगा? सेंट्रोसोम भी रहेगा। तारक काय, हिंदी में कहते हैं इसको तारक काय। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है?
कोशिका विभाजन का काम करता है। क्या काम करता है? अब कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि टूट रही कोशिका, टूट करके टुकड़ों में बढ़ रही है। कोशिका विभाजन का मतलब हो गया एक कोशिका है, उसने दो या तीन, दो से अधिक जो है क्या बना लिए, अपने स्वरूप बना लिए, अपने क्या बना लिए, स्वरूप बना लिए, विभाजन करता है कोशिका। अब जैसे ही लाठी पड़ी और यहाँ की सेल डेड हुई, मरी, वैसे झांकेगा, सेंट्रोसोम झांकेगा, कहेगा देखें अगल बगल ये क्या हो गया, काला काला सा पड़ गया, लग रहा हमारा पड़ोसी मर गया है। कहेगा चलो ले जाओ, थोड़ा सा तुम्हें भी देते हैं। तो कोशिका विभाजन करेगा, एक हिस्सा अपने पास रख लेगा, कुछ हिस्सा दे देगा कहाँ पर, जहाँ काला हिस्सा है। तो इसीलिए देखा होगा बिना दवा लगाए ही कुछ समय बाद में वो काला हिस्सा सही हो जाता है। हम लोग दवा लगाते हैं ना ऊपर से, मतलब काला हिस्सा हटाने के लिए कोई लेप ओप लगाते हैं, डॉक्टर देते हैं ना, तो लेप लगाते हैं तो क्या काम करता है, सेंट्रोसोम को पावर दे देता है, उसको जो है कहता जल्दी कार्य कर, उसकी उत्तेजना को बढ़ा देता है। जैसे हम यहाँ कभी कोई क्लास में क्या करते हैं, तुम्हारी उत्तेजना को बढ़ाने के लिए जो है मोटिवेशनल बातें बताने है ना, तो बस दवाएं क्या काम करती हैं, सिर्फ इन लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। इन लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि तेरा ये काम है जल्दी कर, तो इसीलिए जल्दी सही होती है। लेकिन सही कौन करता है, हमारे ऑर्गन्स ही करते हैं, शरीर के ऑर्गन्स ही करते हैं, जो सेल का ऑर्गन्स है यही करते हैं। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन का। और अगर यहाँ पर अभी लाइसोसोम पे भी आएंगे, लाइसोसोम क्या करता है, इन सबको मारता है, इन सबको क्या करता है, मारता है। अगर मारेगा नहीं लाइसोसोम तो ये विभाजन बहुत करता चला जाएगा, विभाजन बहुत करता चले, और जब ज़्यादा विभाजन हो जाएगा तो एक बीमारी बन जाएगी, कैंसर। कौन सी बीमारी बन जाएगी, कैंसर। तुमने सुना है ना कि कैंसर की बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी है, तो वो कौन जन्म देता है, सेंट्रोसोम। देखो हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। सेंट्रोसोम अनियंत्रित होकर के कोशिका विभाजन करने लगे, कह लो चलो बढ़ा देते हैं तुम्हारे यहाँ पे जो है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। और कोशिका विभाजन अगर कहीं नहीं होता है तो न्यूरॉन में नहीं होता। प्लाज्मिक रेक्टिकुलम की दो सतहें होती हैं, मतलब इसके कंकाल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक की सतह होती है स्मूथ यानी चिकनी, और एक की सतह क्या होती है, रफ यानी खुरदरी। जो स्मूथ वाली सतह है, जो चिकनी वाली सतह है, वहाँ पर क्या बनता है, वसा बनता है। क्या बनता है, वसा बनता है। वसा का निर्माण होता है कहाँ पर, स्मूथ वाली सतह पर। और जो खुरदरी सतह है, यहाँ पर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। कहाँ पर, खुरदरी सतह पर। अब लाइसोसोम देखेंगे, राइबोसोम देख लिया, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा गया है, राइबोसोम को। अब हम लोग लाइसोसोम देखेंगे। लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। ये कहता है कि सारे लोग सही से काम कर रहे हो, दद्दा लोग सब लोगों से कहता है सही से काम करो, सो तो नहीं गए हो काम करते करते। कहता नहीं सो गए हैं, कहता ठीक है अभी एंजाइम छोड़ रहे हैं, तो एंजाइम छोड़ देता है। तो एंजाइम छोड़ करके सबको सक्रिय कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये खुद परेशान हो जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, सबके कार्यों से खुद परेशान हो जाता है। कोई सही से काम नहीं कर रहा होता है तो खुद पूरे थैली को फाड़ देता है। पूरे थैली को क्या कर देता है, फाड़ देता है। एक थैली में भरा होता है लाइसोसोम का जो है एंजाइम्स, और वो पूरे थैली को क्या कर देता है, फाड़ देता है। और वो इकट्ठे पूरा थैली जो है एंजाइम सब पे क्या हो जाता है, छितर जाता है, और सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और खुद अपनी थैली फाड़ेगा तो क्या कहेंगे उसको, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली। तो किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, तो सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम। कौन है, लाइसोसोम। ये पूछता है दद्दा से कि न्यूक्लियस दद्दा तुम्हारे सारे साथी काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं तो बताना हमको, हम सबको डिस्यू कर देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। अगर सारे सो रहे होंगे, सारे काम नहीं कर रहे होंगे तो खुद ही अपना क्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और हमारे मरते ही सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब सब जब मर जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये सेल ख़त्म, हमारे शरीर में तो बहुत सारे सेल हैं, कहीं भी बहुत सारे सेल होते हैं। तो वही फिर काम करेगा कौन सा, बगल वाला सेंट्रोसोम। बगल वाला सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन शुरू करेगा और उसको फिर से नई कोशिका दे देगा, कहेगा लो फिर से जीवित हो जाओ। और जब नए आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर से नए तरीके से काम करने लगेंगे फिर से। तो इसलिए शरीर में कोशिकाएं रोज़ मरती हैं, कोष रोज़ नई बनती हैं। इसीलिए हमारा शरीर हमेशा जो है नवीन बना रहता है। नहीं तो ये बुढ़ी हो जाए काम करते करते तो धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, हमारा बुढ़ापा जल्दी है। इसीलिए तो हम
वो जो अमीर वगैरह होते हैं जो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है खाते पीते रहते हैं, फल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिसकी वजह से इनको रेगुलर एनर्जी मिलती रहती है और ये सब जो है टाइम से काम करते रहते हैं। ये सब काम करना बंद कर देंगे तो फिर जल्दी शरीर में बुढ़ापा आ जाएगा। तुलना और लोग आजकल लीपापोती ऊपर से कर लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं जो है क्रीम पाउडर लगा करके और सुंदरता बढ़ा लेते हैं। सुंदरता तो हमारी ये कर रहे हैं, ये सारे अंदर से सुंदरता आती है। कहाँ से आती है? अंदर से। जब तक ये सही से काम नहीं करेंगे तब तक हमारी खूबसूरती नहीं आएगी। और ये काम कैसे करेंगे? जब हम एनर्जेटिक रहेंगे तभी तो इनको भी एनर्जी मिलेगी, तभी तो ये भी करेंगे भाई। इसीलिए तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि सवेरे उठ करके क्या करो? प्राणायाम करो, व्यायाम करो, कपालभाति करो। जिससे आप ज़्यादा कपालभाति करोगे ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो फिर ज़्यादा एनर्जी बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ज़्यादा एनर्जी बनाएगा तो सब जल्दी जल्दी काम करेंगे, सारा काम सब अपने अपने हिसाब से करते रहेंगे। ठीक, तो अब ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इन सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो डायरेक्टर कौन हुआ? न्यूक्लियस। बीच में बैठा है केंद्रक, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्र में बैठा है तो सेल का डायरेक्टर कौन होता है? न्यूक्लियस। कौन होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। सेल का डायरेक्टर, सुपरवाइजर, कुछ भी कह सकते हो, कैसा भी प्रश्न आए। यानी सेल को नियंत्रित करने वाला, सेल का कंट्रोलर, कई नाम होते हैं। सेल का कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल कौन है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है, सबको नियंत्रित करता रहता है। और लाइसोसोम क्या करता है? आत्महत्या करके सबको मार देता है, खत्म कर देता है। तो सबके कार्य याद हो गए? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी बनती है किस तरीके से? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। किससे? क्रेब्स चक्र के माध्यम से। श्वसन की क्रिया करने से क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी बनती है क्रेब्स चक्र में। और एटीपी एनर्जी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एटीपी क्या है पूरी तरीके से वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, एटीपी चक्र चलता रहता है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन। और वैक्यूल्स क्या करते हैं? जल संग्रहण करते हैं वैक्यूल्स। क्योंकि हमारे शरीर में अब जैसे पूरा शरीर में लगभग 70% 75% क्या है? जल रहता है हमारे शरीर में। तो वो जल ऐसा थोड़ा नहीं कि पेट में सब भरा हुआ हम पानी पी लेते हैं सब पेट में चला जाता है। वो सब कहाँ? इन सब सेल्स में जाते हैं, वैक्यूल्स में भरे हुए हैं। 70-80% तो वैक्यूल्स में जल भरा होता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स जल संग्रहण होता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तंत्रिक कंकाल तंत्र बनता है, और ये सबको जो है सपोर्ट करता है। सब क्या करते हैं? सपोर्ट। और जो है राइबोसोम्स क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम क्या करता है? सबको एंजाइम छोड़ करके सबको डेड करता रहता है। और इसके बीच में एक द्रव भरा होता है, इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव एक और इसका एक क्या है? मुख्य और हमने शुरू में ही बताया था कि इस संसार की जो जैविक चीज़ है, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीवन आया है, किसके कारण आया है? जीव द्रव के कारण आया है। किसके कारण आया है? जीव द्रव के कारण। तो जीव द्रव एक ऐसी जो है भौतिक इकाई है जिसके कारण क्या आया है? रासायनिक प्रक्रिया होती है इसमें, और इससे जीवन आता है। इसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में क्या? प्रोटोप्लाज्म। सॉरी, हाँ, प्रोटोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये दो प्रकार का होता है। अगर इसमें पाया जाएगा, ये जीव द्रव इस क्षेत्र में पाया जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं पूरे को। और सेल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइटो। सेल को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी कह रहा हूँ, विज्ञान की भाषा में साइटो बोलते हैं। तो साइटो के पीछे क्या लगा दोगे? प्लाज्म। तो ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? ये वाले, जितने ये वाले सब क्या होंगे? साइटोप्लाज्म। और अगर केंद्रक के अंदर होगा, जो है ये द्रव केंद्रक के अंदर भरा होगा जीव द्रव, तो केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म दो प्रकार के जो है क्या होते हैं? जीव द्रव। दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारे क्या करते हैं भाई? एक तरीके से एक जीव द्रव है। इन्हीं जीव द्रव के सपोर्ट से ये सारे कार्य करते हैं। अगर ये जीव द्रव ना हो, जैसे साइकिल में जब छर्रे भरते हैं ना, उसमें चलाने के लिए पैडल वगैरह में या कहीं पहिए में बीच में ग्रीस भरा जाता है, तो ग्रीस उनको जीवन देता है। अगर ग्रीस खत्म हो जाएगा तो छर्रे जल्दी से घिस कर साइकिल चलेगी नहीं, जाम हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो ऐसे ही ये जीव द्रव भी क्या करते हैं? इनको सपोर्ट करते हैं। जीव द्रव दोनों में पाया जाता है। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर भी है और
और जो है सेल्स के अंदर भी है। अब हालांकि सब एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के अंदर है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जीव द्रव दोनों में पाया जाता है। कहाँ पर? प्लांट में भी और एनिमल में, दोनों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर कुछ बाल तरीके से कुछ संरचना पाई जाती है, कुछ बाल तरीके की संरचना पाई जाती है इस तरीके से। इस पर जो है ये हटा देते हैं, सेल वाल हटा देते हैं। किस पर पाई जाती है? जीव द्रव। जो जीव द्रव कह रहा हूँ, जो ये है कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की बाहरी संरचना पे कुछ हेयर टाइप की संरचना पाई जाती है, बाल की तरीके से, हेयर लाइक। तो इसको बोलते हैं फ्लैजिला। बड़े बड़े होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो ये हेयर लाइक संरचना क्या कहलाती है? फ्लैजिला। इस हेयर लाइक संरचना से क्या होता है? मूवमेंट होता है। सेल में क्या होता है? मूवमेंट होता है। सीलिया, जो छोटे होते हैं, छोटे हेयर होते हैं, उसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। और बड़े बड़े बाल होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। और ये काम क्या करते हैं? जैसे हमारे साइकिल चढ़ा, उस चैन चढ़ाते हैं ना, उस पर एक चक्का पीछे होता है छोटा वाला, एक चक्का आगे होता है, और उस पर जो है साइकिल का चेन चढ़ाते हैं, तभी तो साइकिल चलती है। तो ऐसे ही हेयर लाइक संरचना ये होती है, बाल लाइक संरचना होती है। और ये किसकी बाहरी सतह पर पाई जाती है? कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की बाहरी आवरण पर क्या पाया जाता है? फ्लैजिला और सिलिया। फ्लैजिला और सिलिया। ये हेयर लाइक मतलब बाल की तरीके की क्या होती है? संरचना होती है जो मूवमेंट करती, जो मूवमेंट प्रदान करती है। किसको? सेल्स को मूवमेंट प्रदान करती है। भाई सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं सभी का अलग अलग है। तो फ्लैजिला और सिलिया यहाँ दो चीज़ें। और इसके अलावा एक पाया जाता है लवक। एक क्या पाया जाता है? लवक। और ये सिर्फ पाया जाता है एनिमल्स में। फ्लैजिला और सिलिया कहाँ पाया जाता है? एनिमल में। और लवक जो है इसको प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। लवक जो है केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। लवक कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पढ़ा होगा ना बायो में? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? जो कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये हरे रंग का होता है, मतलब पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। और किस विधि से प्रदान करता है? फोटोसेंसिटिव की। किस विधि से? फोटोसेंसिटिव, मैंने प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है? क्लोरोप्लास्ट से होती है। किससे होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, ये सामान्य विज्ञान की चीज़ें हैं, बहुत गहराई में नहीं जाना है। मतलब फोटोसेंसिटिव या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो किससे होती है? क्लोरोप्लास्ट से। और क्लोरोप्लास्ट से हरा रंग मिलता है किसको? पेड़ पौधों को हरियाली मिलती है। हरा रंग किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट इसको क्या बोलते हैं? अलवणी। इसमें कोई लवण नहीं होता, अवर्णी, यानी ये बिना किसी वर्ण का होता है, बिना किसी रंग का होता है। ये सफ़ेद होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये मतलब वैसे ही होता है, सादा सा होता है। तो इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं या अवर्णी बोलते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है, हरा रंग छोड़ करके बाकी सब रंग किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से। किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से। किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग छोड़ करके, जैसे गाजर आपने देखा है, गाजर, टमाटर, बैगन, इन सबको रंग कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसका अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम लोग गहराई से पढ़ेंगे इस प्लास्टिड को, इस लवक को। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? ये भी जो है सेल का एक क्या है? भाग है। ये भी क्या है? सेल का एक भाग है, जो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? पेड़ पौधों में। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के जो है क्या होते हैं? लवक होते हैं या प्लास्टिड होते हैं। इनका अलग से चैप्टर है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे हम देखेंगे टमाटर लाल क्यों होता है, बैगन जो है बैगनी रंग का क्यों होता है, और गाजर जो है गाजर का कलर जो जैसा भी होता है, कैसा नारंगी कलर का होता है, तो गाजर उस कलर का क्यों होता है। तो इसके सबके, पपीता पीला क्यों होता है, पीला रंग किससे आता है, ये सारी चीज़ हम लोग अलग से जो है अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्या इसका अध्ययन किया? सेल का कार्य, सेल का फंक्शंस देखा। सेल का क्या देखा? फंक्शन का अध्ययन किया। ठीक, और इसके अलावा
सेल दो प्रकार के हमने बताए थे, लेकिन वो तो जो है प्लांट और जो है एनिमल दो टाइप्स थे, लेकिन इसके अलावा सेल की जो है संरचना वगैरह और सेल की जो है स्थायित्व के आधार पे भी सेल दो प्रकार के होते जो है, वो सब हम लोग कल पूरा अध्ययन करेंगे और उसको पूरा समराइज करते हुए सारा जो है कि कौन से सेल के कौन से आर्गन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फिर सेल का चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा।